हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों माफ़ी चाहूँगा, मैंने वीडियो नहीं बनाई बीच में क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं लग पाता। और बस क्या बताऊँ मैं आपको, खैर चिंता है आप लोगों की इसलिए आपको थोड़ा फिर भी कुछ बताना चाहूँगा। देखो, जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस वाला चैप्टर है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में उस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, लेकिन उस चैप्टर में जो कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, तो जैसा कि आपको पता है उसमें ऐड हुई है जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, इनके बारे में बात करेंगे। अभी दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो कुछ भी दिया हुआ है इसमें आ गया आपका, फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। इनके फ़ोटो मैं आप लोगों को भेजूँगा, अभी PDF भेजूँगा। थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें क्या है। बच्चों बहुत आसान चीज़ है। देखो, पहले बात करते हैं जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन। चैप्टर में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जयप्रकाश नारायण की बात चैप्टर के अंदर भी बताई गई है कि कैसे कैसे मतलब कि जब देश में महंगाई बढ़ रही थी तो मूवमेंट चल रहे थे बिहार और गुजरात के विशेष तौर पर, तो वहाँ पर भी इन्होंने एक दिशा निर्देशन दिया है। और बिहार के मूवमेंट में मतलब जो छात्रों ने इनको बुलाया था वहाँ पर, चैप्टर के अंदर मैंने आपसे बताया है, तो इनको विशेष एक रिक्वेस्ट करके बुलाया था कि आप हमारे साथ चलिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो इन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया, मैं आपको बताता हूँ, वही सब चीज़ें हैं। जैसे इसमें लिखा है कि जयप्रकाश नारायण इज़ नो फॉर थ्री की कंट्रीब्यूशन। देखिए, फाइट अगेंस्ट करप्शन, यानी कि जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ इन्होंने फाइट करी। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड चैम्पियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। करप्शन के खिलाफ हमेशा इन्होंने आवाज़ उठाई है, ठीक है। और कम्युनिटेरियन सोशलिज्म मतलब कि एक समाजवादी व्यवस्था जो होती है जिसमें सबका समान अधिकार होता है, उसकी मांग उठाई है। टोटल रेवोल्यूशन का यहाँ पे मतलब है, मैं आपको बता दूं, संपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, यानी कि हर क्षेत्र में क्रांति। देखो नीचे ये लाइन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेवोल्यूशन सर्व द इनकम्पस मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोलॉजिकल, यानी ये चाहते थे संपूर्ण क्रांति। कल्चरल यानी कि संस्कृति में क्रांति, उसमें बदलाव। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में बदलाव। पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव। एजुकेशनल शिक्षा में बदलाव। उसमें देखो, रेवोल्यूशन जो वर्ड होता है ना, क्रांति, तो क्रांति का भी अपना एक मीनिंग होता है। मैं आपको आज बता दूं भाई, इंग्लिश में रेवोल्यूशन कह रहे और हिंदी में क्रांति कह रहे, लेकिन क्रांति कहते किसे हैं, कभी ये सोचा है? क्रांति का मतलब होता है बेटा व्यवस्था में परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलना, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसमें कुछ नया करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड द राइट ऑफ रिकॉल। देखो उसमें लिखा भी है, द राइट ऑफ रिकॉल द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्ला समिति इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड हिज कॉल फॉर अपर की लॉग टू जॉइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर ए क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। देखिए ये क्या चाहते थे, इनके सोशलिज्म की बात बताई गई है इसमें। तो सोशलिज्म क्या होता है बेटा कि देश की जो समस्त चीज़ें होती हैं, सब कुछ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, उन पे सबका समान अधिकार होना, ठीक है। विशेष रूप से ये इकोनॉमी के लिए टर्म यूज़ होती है सोशलिज्म, उन पे सबका समान अधिकार। तो यहाँ पॉलिटिकल की भी बात करी गई है, राजनीति की भी बात करी गई है। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि वो चाहते थे एक मतलब साफ़ सुथरी राजनीति, जो मतलब कि विलेज मोहल्ला समिति इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आज भी आप देखते हो कि ग्राम प्रधान होते हैं, BDC मेंबर होते हैं, नगर पार्षद होते हैं, ठीक है, एक मेयर होते हैं। तो राजनीति खाली सेंटर तक और स्टेट तक सीमित ना रहे, ठीक है। केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ही राजनीति नहीं होती, राजनीति हमारे लोकल एरियाज़ में भी होती है। राजनीति हमारे देखो गांव में भी होती है, गांव के भी प्रधान है, वो भी एक राजनीति है। हमारे नगर में भी होती है, आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे मोहल्ला में एक पार्षद होते हैं, एक मेयर होते हैं, ठीक है। तो वो भी अपने आप में एक राजनीति का केंद्र होता है। ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन। लोकपाल आपको पता ही है, लोकपाल का अभी पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बोलबाला इस देश के अंदर हुआ है। लोकपाल का मतलब होता है बच्चों की मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी कमेटी को गठित करना जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और उस पर एक्शन ले सके,
ठीक है, एक ऐसी कमेटी बनाना, तो वो लोकपाल होती है, ठीक है। His principle of communitarian socialism view India as a society of communities encompassing three key layer which community, region and राष्ट्र। तो जो इनकी मतलब राजनीति थी, जो ये एक सोसाइटी चाहते थे, वो 3 चीज़ों पे बेस्ड थी, विज कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र, क्षेत्र और राष्ट्र मतलब नेशन, हिंदी में ही लिख दिया उस वर्ड को इन्होंने, राष्ट्र, ठीक है। ऑल कंबाइनिंग टुगेदर एज एन एग्जाम्पल फॉर ट्रू फेडरेशन। इन सब चीज़ों को मिलाकर के ही एक सच्चा संघ बनाया जा सकता था, एक सच्चे संघ का निर्माण हो सकता था। इस लाइन ने आपको कंफ्यूज किया होगा, ऑल कंबाइनिंग टुगेदर एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन। बच्चों इसका मतलब होता है, पहले मैं फेडरेशन बता दूं, ये 11th की चीज़ है, 11th में आपने थोड़ा पढ़ नहीं पाए। फेडरेशन होता है संघ, यानी कि ऐसा कंट्री, एक ऐसा देश कि जिसमें आपको रीजनल एक फ्रीडम दे दी गई है कि आप अपनी सरकार बनाओ, अपने कानून बनाओ, अपना शासन खुद चलाओ, लेकिन आप इंडिया के अंदर भी हो, आप उस देश के अंदर भी हो। उस देश में एक सेंटर की गवर्नमेंट भी होती है, एक स्टेट की गवर्नमेंट भी होती है, एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है, और तीनों ही गवर्नमेंट अपना अपना काम करती हैं, अपने अपने स्तर पे वो स्वतंत्र मानी जाती हैं, लेकिन आप बंधे हुए हैं भारत की बाउंड्री के अंदर, आप भारतीय भी हैं। इसको कहते हैं फेडरेशन सिस्टम। तो इस चीज़ में विश्वास किसका था? जयप्रकाश नारायण का, और वो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, और जो बेसिक है उनका वो है टोटल रेवोल्यूशन। इस चीज़ को आपको जोर दे के वहाँ पे लिखना है। टोटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, मैंने ये नीचे बता दिया है। टोटल रेवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति, वो कल्चरल भी है, वो इकोनॉमिक भी है, वो पॉलिटिकल भी है, एजुकेशनल भी है, ठीक है, इकोलॉजिकल भी है, मतलब कि विचारधारा की भी है। तो ये सब, इसमें कोई लाइन ऐसी नहीं है जो आपके अब समझ में ना आए, ठीक है। वेरी सिंपल लैंग्वेज ये इसमें लिखी गई है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। आप बात करते हैं राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज़म। बच्चों सोशलिज़म वर्ड यहाँ भी आया है, तो मैं सोशलिज़म एक बार फिर बता दूँ कि सोशलिज़म एक इकोनॉमिक की टर्म होती है, जिसका मतलब होता है कि किसी देश में प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मटेरियल होता है या जो भी रिसोर्सेज होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन पे सबका समान अधिकार होता है। मीन्स वो सरकार के अंडरटेकिंग होती है, सरकार का अधिकार होता है, और सरकार वो चीज़ सबको उपलब्ध करवाती है उचित मूल्य पे। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो मुफ्त में देगी, पर देगी, ठीक है। ये होता है सोशलिज़म। सोशलिज़म एक जिम्मेदारी है, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में भी वही सब बातें बताई गई हैं। देखो इसमें बताया गया है, चैम्पियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये जो वर्ड है चैम्पियन, इसका मतलब होता है समर्थन करना। वो समर्थन करते थे आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि एक लोकतांत्रिक समाजवाद में वो विश्वास रखते थे। उनका ये मतलब विश्वास था, while associating his socialism with democracy. लोहिया considered both capitalism and socialism equally। ये लाइन समझो कि लोहिया दोनों चीज़ों में विश्वास करते थे, दोनों चीज़ों को मानते थे, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद। मैंने एक दिन क्लास में शायद बताया भी था, मुझे याद आ रहा है, कि कोई देश ऐसा होता है जिसकी जो इकोनॉमी होती है टोटल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, ठीक है। वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता, टोटल प्राइवेट होता है, जैसे अमेरिका, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, ठीक है। कोई देश ऐसा होता है जहाँ सब कुछ सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट होती है, उसे कहेंगे सोशलिज्म। जहाँ प्राइवेट होती है उसे कहते हैं कैपिटलिज्म। तो ये कैपिटल वर्ड पूंजी के लिए आया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में बिलीव करते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इंडिया में कौन सी इकॉनमी चलती है, मतलब कि कैपिटलिज्म चलती है या सोशलिज्म चलती है? तो आप बताएंगे मिक्स्ड चलती है। इंडिया में मिक्स्ड है, थोड़ी थोड़ी कैपिटलिज्म, थोड़ी थोड़ी सोशलिज्म। तो लोहिया दोनों चीज़ों में बराबर विश्वास करते थे, ठीक है। इस लाइन को समझिए। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देखिए, हिज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज़ 2 ऑब्जेक्टिव। जो उनका डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म था उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या? द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो था कि भैया फूड और हाउसिंग, सबके पास अपना भोजन होना चाहिए, घर होना चाहिए। एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था उनका? नॉन इकोनॉमिक था डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, के लोकतंत्र की स्थापना देश में सच्चे रूप में होनी चाहिए और सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए हर एक काम की। ये राइट्स होते हैं। फ्रीडम जो यहाँ पे वर्ड आया, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए आया है, ठीक है। तो लोहिया चुबुर्जा राजनीति, इन विच ही
ओपन्स 4 पिलर ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज सोशलिज्म। वो चौबरजा राजनीति में विश्वास करते थे। हिंदी का शब्द है चौबरजा राजनीति। तो उसमें 4 पिलर्स होते थे, 4 स्तंभ होते थे, जैसे क्या? सोशलिज्म, सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। सबसे पहले सोशलिज्म, समाजवाद होना चाहिए। अच्छा, केंद्र में एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। और रीजन यानी कि जो रीजन से मतलब होता है यहाँ पे क्षेत्र से, क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक क्षेत्र में नेतृत्व होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, जिले और गांव के स्तर पे भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सोशलिज्म होना चाहिए और डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। ठीक है। ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर, सब आपस में जुड़े होने चाहिए। ठीक है। गिवन कंसिडरेशन टू अफर्मेटिव एक्शन, लोहिया आर्ग्यूड, ये सब छोड़िए, ये वही बातें दोबारा से रिपीट कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब ये देखो नीचे इसमें इन्होंने क्या बताया है। पार्टी ऑफ सोशलिज्म एज अटेम्प्ट ऑफ मार्जिन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, द पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव 3 सिंबल विच शेप्ड वोट एंड प्रिजन। तो बच्चों लगभग घुमा फिरा के वही बातें आ गई हैं सामने, कि मतलब वो एक ऐसा चाहते थे कि पार्टी ऑफ सोशलिज्म, पार्टी से मतलब यहाँ राजनीतिक दल से है कि उसमें भी एक सोशलिज्म होना चाहिए। और सोशलिज्म, देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वर्ड इसमें बार बार आ रहा है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप फिर इसको लिख देंगे आराम से। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र आपको पता ही है क्या चीज़ होती है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एक ऐसा सिस्टम। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन याद करो जो बचपन में सुनी थी, कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा शासन होता है जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का ही होता है। फिर उसमें सोशलिज्म डाल दिया। सोशलिज्म मैंने क्या बताया कि किसी देश में इकोनॉमी के जितने भी साधन हैं अर्थव्यवस्था के, चाहे वहाँ फैक्ट्री है, नौकरियाँ हैं, खेती बाड़ी है, कुछ भी है, कमाने खाने के जितने भी साधन होते हैं वो सब सरकार के हाथ में होते हैं। फिर उससे प्राप्त होने वाली जो इनकम होती है उसका बंटवारा सब में इक्वल होता है। तो देखो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को जब एक साथ मिला दिया तो कितना अच्छा वर्ड बन गया कि एक तो लोकतंत्र, उसमें भी जनता प्रधान होती है, सोशलिज्म उसमें भी जनता प्रधान होती है। तो हर चीज़ में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की वो मांग रखते थे। कौन? राम मनोहर लोहिया। और लगभग कुछ ऐसा ही जयप्रकाश नारायण का भी है। तो ये वीडियो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। अगले पेज पे मैं बाकी 2 लोगों की बात करता हूँ।